हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 अर्थशास्त्र इकाई 4 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। 1 और 3 हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 और 1990 के बीच। तो पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या में भारत जब स्वतंत्र हुआ उसमें हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1950 से 1990 के बीच। और तीसरा वीडियो में हम लोग 1990 से आगे का पढ़े हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच कैसी थी। हम लोग जानते हैं भारत जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के नेताओं के सामने यह प्रश्न था कि हम कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनावें, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनावें या समाजवादी अर्थव्यवस्था के। दो विकल्प हमारे सामने थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो हमारे देश के नेताओं ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और भारत को एक समाजवादी देश बताया। तो हमारी अर्थव्यवस्था में दोनों को हम लोग चलते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों को लेकर हम चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने 1950 में हमारे यहाँ योजना आयोग की स्थापना हुई। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अब वही योजना आयोग नीति आयोग में बदल गया है। अब उसका नाम नीति आयोग है। तो पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो पूछे भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम बता देना होगा। तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई। जो पंचवर्षीय योजना है ये रूस से लिया गया है। रूस भी एक समाजवादी देश है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना था ये हम लोग रूस से अडॉप्ट किया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। 5-5 साल की योजनाएं बनती हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि कृषि हमारा भारत कृषि प्रधान देश था और कृषि हमारी पिछड़ी हुई थी, तो उसमें कृषि पर ध्यान दिया गया। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ध्यान दिया गया। फिर तीसरी में कृषि का उतना विकास नहीं, और फिर तीसरी और चौथी में भी कृषि पर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं, पहला समृद्धि। समृद्धि से तात्पर्य देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है। समृद्धि से तात्पर्य देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके वृद्धि से है। तो उत्पादन और सेवाओं में जब हम वृद्धि करेंगे तब हम भी हमारा देश समृद्ध होगा। दूसरा आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण से तात्पर्य है कि नई प्रौद्योगिकी के अपनाने से, नई टेक्नोलॉजी के अपनाने से। जब तक हम अपने नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम अपने कृषि में नए नए यंत्रों का नई समावेश करेंगे, तब तक हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा। जैसे देखें पहले गांव में क्या है, हल से खेती होती थी, तो हल बल दिन भर में बहुत 10 कट्ठा या 12 कट्ठा ही खेत जोत पाता था। लेकिन अब ट्रैक्टर का समावेश हुआ, ट्रैक्टर बहुत जल्दी काम कर देता है। उसके बाद फसलों की कटाई मजदूर से होती थी तो ज़्यादा समय लगता है। अब कंबाइन मशीन आ गई है जो एक ही दिन में कम से कम 10 बीघा से 12 बीघा यानी 8 एकड़ से 10 एकड़ काट देता है। तो आधुनिक कारण से आशय नई प्रौद्योगिकी अपनाने से है। तीसरा आत्मनिर्भरता। अभी इस समय देखते हैं हमारी सरकार का बहुत जोर है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, मतलब अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाए, जो हम विदेशों से कम आयात किया जाए। तो आत्मनिर्भरता तात्पर्य उन वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करना है
जिनका उत्पादन देश में ही संभव है। कहता आत्मनिर्भरता तात्पर्य है कि उन वस्तुओं को हतोत्साहित बनो, उनको रोका जाए जिनका हम अपने देश में ही उत्पादन कर सकते हैं। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में भी आत्मनिर्भरता पर ही बल दिया गया। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाएं जो बनी 5 साल की 7 पंचवर्षीय योजनाएं, उसमें आत्मनिर्भरता पर ही बल दिया गया है। उसके बाद समानता से आशय सभी को भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के विकास से है। समानता से है मतलब समाज में ऊंच और नीच के बीच खाई को कम किया जाए और सभी के लिए शिक्षा, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान ये सबको उपलब्ध हो। भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं तो सबको मिले। 5वां है कृषि। कृषि में हम जानते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश था। उस समय जब भारत स्वतंत्र 70 से 75% आबादी जो थी वो कृषि पर ही आधारित थी। इसलिए कृषि के विकास पर ही हर पंचवर्षीय योजनाओं में ही ज़्यादा जोर दिया गया। उसमें नई मतलब टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ, नए बीजों का, उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग करके फिर हम कृषि में उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकें और आज हम कृषि में पूरा मतलब आत्मनिर्भर हैं। उसके बाद भू सुधार। भू सुधार मतलब हम देखें तो पहले हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि 3 प्रकार की व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी और जमींदारी प्रथा और एक और 3 प्रथा थी जिसमें बिचौलिए ज़्यादा फायदा उठाते थे। और किसान जमीन पर मेहनत करता था और लगान देता था, लगान सरकार के पास जाता था, लेकिन सरकार के पास भी कम पहुंचता था और उसमें जो बिचौलिए थे, मध्यस्थ थे, वो ज़्यादा लाभ उठाते थे। तो कहा भू सुधार में वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बना देने से कृषि उत्पादन सुधार होगा। मतलब जो लोग जमीन पर काम करते थे, खेत पर काम करते थे, तो उनको फिर भारत जब स्वतंत्र उनको उस भूस्वामी का मालिक बना दिया गया, जिससे कृषि उत्पादन में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। उसके बाद हरित क्रांति। हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि उत्पादन से हुई उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों HYB हम देखते हैं हाइब्रिड, आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइब्रिड बीज जो है वो बहुत ज़्यादा उत्पादन देता है। जैसे सब्जियों हम देखते हैं कि हाइब्रिड लौकी आता है, हाइब्रिड बैगन आता है जो बहुत बड़ा फलता है। तो हरित क्रांति तात्पर्य कृषि उत्पादन में हुई उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग के फलस्वरूप हुई। हरित क्रांति तात्पर्य कृषि उत्पादन हुई उस तीव्र वृद्धि से जो ऊंची उपज वाले बीजों, HIV, हाइब्रिड, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों एवं नई तकनीक के फलस्वरूप हुई। तो हरित क्रांति 2 चरणों में चला। पहला चरण हुआ 1960 से 1970 के बीच, दूसरा चरण 1970 से 1980 के दशक में। यानी 2 दशकों में हरित क्रांति लागू हुई थी। जैसे हरित क्रांति में जैसे इस बार पीली क्रांति शुरू हुई जो सरसों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पीली क्रांति हुई। नीली क्रांति हुई मछली के उत्पादन में, जैसे मछली में भी ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड चला, दुग्ध उत्पादन। जैसे देखते हैं कि जो नई नस्ल की गायें हैं, जर्सी गायें, एक गाय 15 लीटर, 20 लीटर, 25, 30, 40 लीटर दूध देती हैं। ये सब क्रांति का प्रभाव है। उसके होता सहायकी, सब्सिडी। सरकार जैसे कृषि उपजों में छोटे किसानों के लिए ट्रैक्टर पर या बीज पर, खाद पर सब्सिडी देती है, तो उसको सहायकी कहते हैं। इसके विपक्ष में बहुत तर्क चलते हैं। पक्ष में तर्क दिया जाता है कि छोटे किसानों को बहुत फायदा होता है और उनको कृषि करने में सुविधा होती है।
लेकिन उसे विपक्ष तर्क दिया जाता है कि इसका लाभ बड़े किसानों को ही मिलता है, तो उसको धीरे धीरे समाप्त किया जाए। अगला है उद्योग एवं व्यापार। उद्योग एवं व्यापार में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया गया। पहले हम देखते थे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें उद्योग के नाम पर बहुत कम था। हमने बताया था कि वो टाटा स्टील, टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर, टाटा ने पहला आधारभूत उद्योग जमशेदपुर बिहार में बैठाया था, जो अब झारखंड में है। उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र साइड में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई, और बंगाल में पटसन उद्योग, जूट बनाने, जूट के बोरे बनाने का फैक्ट्री बैठा। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना हुई, जैसे भिलाई मध्य प्रदेश, राउरकेला, दुर्गापुर और उड़ीसा में भी उद्योगों की स्थापना हुई। पर हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया गया, और जब उद्योग की स्थापना होती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, जिसका प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 लागू किया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसमें पहला था कि सार्वजनिक उपक्रम, दूसरा है मिश्रित और तीसरा है व्यक्तिगत। तो पहला सार्वजनिक उपक्रम में होता है कि जो भी उद्योग फैक्ट्रियां बैठती हैं वो सरकार के अंदर में बैठती हैं, उनको सार्वजनिक उपक्रम कहा जाता है। जैसे भिलाई मध्य प्रदेश और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में बैठा है, राउरकेला उड़ीसा में। ऐसे फैक्ट्रियों, सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्रियाँ बैठाई गई। दूसरा होता है कि ऐसा उद्योग जिसमें सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों व्यक्ति मिलकर काम करें, यानी सरकार और निजी पूंजीपति दोनों मिलकर उसमें उस उद्योग में काम करते हैं, और राज्य सरकार उसको स्टार्टिंग में सहायता देती है। तीसरा होता है निजी उपक्रम, जो प्राइवेट सेक्टर में होता है, जो पूंजीपति जैसे टाटा है, जमशेदपुर टाटा ने अपना उद्योग बैठाया, रिलायंस ग्रुप का है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये सब लोग एक प्राइवेट सेक्टर के हैं, पूंजीपति हैं, जो अपना अपना फैक्ट्री बैठाते हैं। लघु उद्योग जो होता है वो श्रम प्रधान होता है, उसमें श्रमिकों का काम होता है, जिससे श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलता है। तो हमने देखा कि 1950 से 1990 के बीच हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति थी। इस 1990 के बाद हमने पढ़ा कि 1991 से उदारीकरण शुरू हो गया, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों को धीरे धीरे सरकार ने बेचना शुरू किया, क्योंकि वो घाटे में चल रहे थे, और फिर उस पर प्राइवेट पूंजीपतियों ने उसको खरीदना शुरू किया। ये हम लोग तीसरा वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा इकाई 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।